हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज इकराम मेमन और आज हम पढ़ने वाले हैं मार्क्सिस्ट अप्रोच टू द स्टडिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। जी हाँ, इससे पहले हम लिबरल अप्रोच पढ़ चुके हैं। इससे पहले हम जो है डिस्कस कर चुके हैं रियलिज्म अप्रोच क्या है टूवर्ड्स द स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस का जो आपका ये पेपर है, इसके अंदर मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि आपको डिफरेंट थ्योरीज है, डिफरेंट अप्रोचेस हैं, किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस को पढ़ा जाए। इंटरनेशनल रिलेशंस वही रहेंगे, बस तरीका जो है उसको पढ़ने का जो है वो अलग होगा इन डिफरेंट स्कॉलर्स। तो वही सारी चीज़ें जो है हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस अगर आपने नहीं देखे हैं, डू वॉच देम। तब तक आपको क्लियर नहीं होगा कि आईआर का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, और जब तक वो नहीं क्लियर होगा, जब तक ये नहीं क्लियर होगा कि मार्क्सिस्ट अप्रोच ऑफ आईआर क्या है। मार्क्सिज्म जो है एज अ थ्योरी, एज एन आइडियोलॉजी, आपने ऑलरेडी सेमेस्टर 1 में पढ़ा होगा। बचपन से आपने कार्ल मार्क्स का नाम सुना होगा। मार्क्सिज्म बहुत इजी कॉन्सेप्ट हो चुका होगा आपके लिए अगर आपने अभी तक पढ़ा है। अगर मेरे वीडियोस भी आपने देखे हैं तो मार्क्सिज्म मैं ऑलरेडी डिटेल में समझा चुकी हूँ। नहीं देखे तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। इसके बारे में शॉर्ट्स भी मैंने अपलोड किए हैं, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन भी अपलोड किया है, और इसके अलावा नोट्स भी इसके अपलोडेड है। तो आप वो ज़रूर जाकर चेक कीजिए, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी। सेकेंडली, इसकी जो कंप्लीट प्लेलिस्ट चल रही है आईआर की, वो अगर आपने नहीं देखी है तो स्टार्टिंग से इसको जाकर वॉच कीजिए। अब हम शुरुआत करते हैं मार्क्सिज्म के अप्रोच की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के नोट्स मैं अपलोड करूंगी ऑन माई टेलीग्राम चैनल, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से। तो डू ज्वाइन इट। अब शुरुआत करते हैं। तो इस चैप्टर में हम क्या समझने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि थ्योरेटिकल आउटलुक देखेंगे हम मार्क्सिज्म का। ठीक है, तो पहले तो मार्क्सिज्म को समझेंगे। वैसे हम समझ चुके हैं बहुत बार, लेकिन मैं आपको फिर भी एक बार रिकैप करवा दूंगी। और इवोल्यूशन ऑफ मार्क्सिज्म, मार्क्सिज्म किस तरीके से इंटरनेशनल रिलेशंस पे जन्म लेता है वो समझेंगे। मार्क्सिस्ट की क्या अप्रोच थी वो समझेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी समझेंगे और वर्ल्ड सिस्टम को समझेंगे। और मार्क्सिस्ट थ्योरी क्योंकि क्रिटिकल थ्योरी मानी जाती है। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, जो मार्क्सिस्ट थ्योरी क्रिटिकल थ्योरी बोल रही हूँ। फेमिनिस्ट थ्योरी जो है वो क्रिटिकल थ्योरी मानी जाती है। पोस्ट मॉडर्निस्ट थ्योरी जो होती है क्रिटिकल थ्योरीज मानी जाती है। तो ये सारी जो थ्योरीज होती है, ये मार्क्स का किस तरीके से क्रिटिसिज्म देती है, इसे हम क्रिटिकल थ्योरी में समझेंगे। न्यू मार्क्सिज्म, जैसे कि हर चीज़ में हमने पढ़ा, न्यू रियलिज्म पढ़ा, न्यू लिबरलिज्म पढ़ा, न्यू फेमिनिज्म पढ़ा, वैसे ही जो है न्यू मार्क्सिज्म भी हम पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम समझते हैं तो दो तरीके की प्रॉब्लम्स को मार्क्सिज्म सॉल्व करता है। एक तो ग्लोबल साउथ की प्रॉब्लम। तो आपको पता है कि पूरा वर्ल्ड को जो है अगर हम डिवाइड करते हैं दो पार्ट में, तो इसे जो है दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, ग्लोबल नॉर्थ और ग्लोबल साउथ। तो भाई इससे क्या करना है साउथ और नॉर्थ से? तो ये सिर्फ साउथ और नॉर्थ जो है ज्योग्राफिकल डिवीजन नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा डिवीजन है। अगर आप ध्यान से देखें तो नॉर्थ में जितनी भी कंट्रीज आती है, यूएस हो गया, कनाडा, उसके बाद आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, सब सारी कंट्रीज। उसके बाद अगर आप देखेंगे आपको इंडिया, आपको वर्ल्ड का मैप आपके दिमाग में होना चाहिए, राइट? तो जब मैं कह रही हूँ नॉर्थ, तो आपके सामने नॉर्थ का पूरा मैप होना चाहिए। जब मैं कह रही हूँ साउथ, तो आपके दिमाग में साउथ का मैप होना चाहिए। तो साउथ में क्या आती है? हमारी इंडिया आती है, ठीक है, और श्रीलंका, म्यांमार और बहुत सारी छोटी छोटी कंट्रीज, अफ्रीका आप देख लीजिए, लैटिन अमेरिका, ठीक है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि साउथ में जितनी भी कंट्रीज होती है, ग्लोबल साउथ जिसे कहते हैं, उससे समझा जाता है दैट इज द अंडर डेवलप्ड कंट्रीज एंड डेवलपिंग कंट्रीज। ठीक है, तो बेसिकली ग्लोबल साउथ जो है वो एक पर्सपेक्टिव है, बहुत बड़ा पर्सपेक्टिव है, ना केवल जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, बल्कि इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सबसे बड़ा फैक्टर तो क्या रहेगा? इकोनॉमिकल ही रहेगा। ठीक है, क्योंकि उनकी डेवलपमेंट एक्टिविटी कितनी हुई है ये भी डिपेंड करता है। यूजुअली जितनी भी सदर्न कंट्रीज है ना, वो सारी की सारी जो है वो क्या रही है? कॉलोनीज रही है। और जितनी भी नदर्न कंट्रीज रही है वो सब क्या रही है? कॉलोनाइजर्स रही है। उन्होंने जो है कॉलोनीज बनाया साउथ, जितनी भी ग्लोबल साउथ कंट्रीज थी उनको। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है क्लियर हो गई हो। इसके बाद हम समझते हैं कि कहानी, जैसे कि कहानी जिसे समझना है हमें, आपको सारी चीज़ें पता होना चाहिए, तब आपको जो है कहानी लगेगी, वरना आपको ऐसा लगेगा कि आप जो है मूवी में बीच में आ गए हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो है बहुत सारे कॉन्सेप्ट पहले से पता है। जैसे कि कोल्ड वार का जो कॉन्सेप्ट है आपको 12th में पढ़ा दिया गया था। तो 12th में आपने अगर कोल्ड वार पढ़ा है तो आपको पता होगा कि यूएसएसआर और यूएस के बीच में जो वॉर चल रहा था वो खत्म होता है 1990 में। ठीक है, और सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा? इससे ये फ़ायदा कि कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज होकर आता है। लेकिन हम तो मार्क्सिज्म पढ़ रहे हैं। तो मार्क्सिज्म क्या है? मार्क्सिज्म कैपिटलिज्म का क्रिटिक है, ये तो आपको पता है। तो मार्क्सिज्म कब इमर्ज होकर आया? मार्क्सिज्म तो 19th सेंचुरी में, जब मार्क्स की राइटिंग्स आ रही थी, तभी जो है मार्क्सिज्म इमर्ज होकर आ गया था। लेकिन उसका डेवलपमेंट बहुत 20th सेंचुरी में भी हुआ, 21st सेंचुरी में भी चल रहा है। तो मार्क्सिज्म का डेवलपमेंट चल ही रहा है।
लेकिन हमें ये समझना है कि मार्क्सिज्म का क्या इम्पोर्टेंस रहा है या नहीं रहा है, क्योंकि अब कोई सोशलिस्ट कंट्री नहीं रही। ठीक है, कम्युनिस्ट कंट्री चाइना अपने आप को क्लेम करता है, बट वो एक अलग कहानी है, वो हम बाद में समझेंगे। कहने का मतलब ये है कि मार्क्सिज्म एज अ अप्रोच, एज एन आइडियोलॉजी ग्लोबल लेवल पे फेल हो चुकी है, ऐसा इसको माना जाता है। और कैपिटलिज्म जो है वो इमर्ज हो चुकी है, कैपिटलिज्म जो है सारी मेजर कंट्रीज जो है इसको अडॉप्ट कर चुकी है। तो इससे क्या फ़ायदा? तो ये अप्रोच जब फेल हो गई है तो हम इसके बारे में क्यों पढ़ रहे हैं? तो यही सारे क्वेश्चंस जो है हम इस चैप्टर में डील करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको एक बताऊँ स्कॉलर का नाम, इसका इनका नाम है फ्रांसिस फुकुयामा। ठीक है, क्या नाम है? फ्रांसिस फुकुयामा। तो बेसिकली वो बताते हैं, अपनी बुक में लिखते हैं, एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन, मतलब हिस्ट्री खत्म हो गई और आखिरी मैन। ठीक है, तो ऐसा आप बोलेंगे ऐसी क्यों? तो बेसिकली वो बताते हैं कि जब सोवियत यूनियन खत्म हो गया तो कोई, मतलब कहते हैं ना, बिल्कुल एक तरीके की आइडियोलॉजी हो गई, अब कोई आइडियोलॉजी है ही नहीं चैलेंज करने के लिए। मतलब वो कहते हैं कि कैपिटलिज्म विनर हो गया है और अब कोई भी इंसान जो है कैपिटलिज्म को चैलेंज नहीं करता। एक तरीके से देखा जाए थोड़ा सा पार्शली ट्रूथ है, बिकॉज अब मेजर कंट्रीज मैंने आपको कहा कैपिटलिज्म एक्सेप्ट कर चुकी है और कहीं ना कहीं जो है सारी कंट्रीज कैपिटलिज्म की तरफ टिल्टेड है, लिबरल आइडियोलॉजीज की तरफ टिल्टेड है, डेमोक्रेसी की तरफ टिल्टेड है। ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज कह रही हूँ मैं, सारी कंट्रीज नहीं कह रही हूँ, बिकॉज सारी कंट्रीज में एक्सेप्शन एग्जिस्ट करते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट कि ये तो हो गया, चलो ठीक है। ये किसका कहना है? फ्रांसिस फुकुयामा का कहना है, ये सारे स्कॉलर्स का कहना नहीं है। सारे स्कॉलर्स क्या मानते हैं वो भी हम समझते हैं। तो दूसरे स्कॉलर्स ये मानते हैं कि नहीं, बल्कि जब आप जो है यूनिपोलर वर्ल्ड को स्टैब्लिश कर चुके हैं, मतलब जब आपने कैपिटलिज्म को स्टैब्लिश कर लिया है एट वर्ल्ड लेवल, तो मार्क्सिज्म की इंपॉर्टेंस और एग्जिस्ट करने लग गई है। कैसे भाई? तो देखिए, एक होता है ना, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपने अगर समझ लीजिए घर पे कुछ सामान लाया, ठीक है, और आपने जो घर पे सामान लाया, ठीक है, उसकी चलो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल देती हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ कि हमारे पास जो चीज़ होती है, ठीक है, हमें वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, दूसरों की चीज़ अच्छी लगती है, ऐसा होता है। तो बेसिकली कैपिटलिज्म क्योंकि पूरे वर्ल्ड में फैल चुका है, अब पूरा वर्ल्ड जो है क्या करेगा, मार्क्सिज्म का जो मार्क्सिस्ट जो स्कॉलर्स रहेंगे वो क्या करेंगे, कैपिटलिस्ट वर्ल्ड का जो है पूरा क्रिटिक निकालेंगे। तो बेसिकली जो चीज़ मार्केट में ज़्यादा होती है उसका और ज़्यादा क्रिटिक निकलता है। तो इसलिए अब जो है दूसरे स्कॉलर्स कह रहे हैं कि मार्क्सिज्म की तो अब और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, क्योंकि अब तो ज़रूरी है कि मार्क्सिस्ट चीज़ों को जो है पढ़ा जाए, क्योंकि कैपिटलिज्म तो फैल गया है। अब हमें कैपिटलिज्म का क्रिटिक करना है तो मार्क्सिज्म तो पढ़ना पड़ेगा ना। तो ये जो है एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ कि कहने का मतलब ये है कि कैपिटलिज्म के बढ़ने से मार्क्सिज्म की इंपॉर्टेंस बढ़ गई है, ऐसा कुछ स्कॉलर्स का मानना है। तो भाई कैसे बढ़ी है मार्क्सिज्म की इम्पोर्टेंस? तो देखिए, आपको ये पता है कि मार्क्सिज्म की इम्पोर्टेंस ऐसी बढ़ी है कि इन द रिसेंट टाइम्स आप देखेंगे कि आपको पता है लिबरलाइजेशन से, प्राइवेटाइजेशन से, ग्लोबलाइजेशन से ग्लोबल डिस्पैरिटीज क्रिएट हुई है। पहले तो क्या होता था, आप समझेंगे तो एक कंट्री है, ठीक है, इंडिया है, इंडिया के अंदर समझ लीजिए आधे लोग क्या, 90% लोग जो है समझ लीजिए पुअर है या फिर मिडिल क्लास कैटेगरी में आते हैं, और 10% लोग ही जो है वो 90% वेल्थ को जो है एक्योर करे हुए हैं। तो ये तो ठीक था, लेकिन अब ये चीज़ जो है ना वर्ल्ड सिनेरियो में होने लग गई है। वर्ल्ड सिनेरियो में होने लग गई है मतलब ये कि अब पूरे वर्ल्ड में कुछ कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने 90% ऑफ वेल्थ को कंट्रोल करके रखा है, और बाकी नेशंस ऐसे हैं जिन्होंने 10% वेल्थ को कंट्रोल करके रखा है। तो आर यू एबल टू अंडरस्टैंड कि कितना बड़ा जो है ग्लोबल डिस्पैरिटी क्रिएट हो चुकी है, और ये हुई है कैपिटलिज्म की वजह से। तो मार्क्सिस्ट क्रिटिक्स जो है वो इस पे जो है वर्क करते हैं। दूसरी चीज़ क्लास स्ट्रगल, मतलब आज भी जो है क्लास मूवमेंट्स होते हैं, बहुत सारी जगह जो है आप देखेंगे वर्कर्स मूवमेंट होते हैं, स्ट्राइक होते हैं। ये डिमांड की जाती है कि आप प्रोडक्शन का सिस्टम चेंज करिए। उसके अलावा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर ये आती है कि आपने जो है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ा होगा बिहेवियरल अप्रोच, रैशनल चॉइस और ये सब चीज़ें। अभी हम उस पर भी जाएंगे, उसका टेंशन नहीं लेना है। तो कहने का मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा जो माजरा है इसमें ये है कि मार्क्सिज्म जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पिलर के रूप में उभर के आया है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम समझते हैं कि मार्क्सिज्म का जो फाउंडेशन है वो कहाँ पर है। ऑफ कोर्स सी बात है, कार्ल मार्क्स के जितने भी आइडियाज़ थे, इकोनॉमिक डिटर्मिनिज्म, फिलोसॉफिकल डिटर्मिनिज्म, सिस्टमेटिक एनालिसिस, ये सब चीज़ों में मार्क्सिज्म के जो है पूरा फाउंडेशन जो है मार्क्सिज्म का हमको देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करें कि मार्क्सिज्म की थ्योरी क्या है, हम डिटेल में नहीं जाएंगे। ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत डिटेल्ड है मार्क्सिज्म, पूरा मैंने एक वीडियो बनाया है उस पर। तो ऑफ कोर्स सी बात है, बहुत डिटेल्ड है, उसमें हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म,
क्लास स्ट्रगल, कम्युनिस्ट एस्टेब्लिशमेंट, सब कुछ आएगा, बट इतना हम नहीं जाएंगे। शॉर्ट में हम समझते हैं तो बेसिकली मार्क्सिज्म क्या है। तो मार्क्सिज्म इज बेसिकली दी एंटीथेसिस, मतलब क्या है, एंटीथेसिस है ऑफ रैशनलिस्ट अप्रोच एंड लिबरल इकोनॉमिक आइडियाज। मतलब हमने जो दो चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, हमने क्या पढ़ा था, एक तो हमने लिबरल आइडियाज पढ़ा था, एक हमने रियलिज्म को पढ़ा था। दोनों के क्रिटिक के रूप में जो है मार्क्सिस्ट अप्रोच निकल कर आता है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस आई एम टॉकिंग, ठीक है। और इसमें जो है जैसे कि मैंने आपको बताया था, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो बहुत प्रोमिनेंट इकोनॉमिस्ट हैं। तो बेसिकली दोनों क्या सजेस्ट करते हैं, दोनों ये सजेस्ट करते हैं कि जो पॉलिटिकल मार्केट है, जो भी मार्केट है उसके अंदर वो क्या सजेस्ट करते थे कि फ्री मार्केट होना चाहिए, स्टेट का कोई रोल नहीं होना चाहिए। ये आपको मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात ये है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, लेकिन मार्क्स इसको सपोर्ट नहीं करते हैं, क्योंकि मार्क्स क्या कहते हैं, अगर फ्री मार्केट हो गया तो क्या हो जाएगा, फ्री मार्केट होने से ये हो जाएगा कि जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा जो है जो वर्कर्स है उनका एक्सप्लॉयटेशन जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि आपको पता है फ्री मार्केट में क्या होता है, फ्री मार्केट एक कॉम्पिटिटिव मार्केट होता है, सप्लाई डिमांड का रिलेशनशिप होता है। आपको आपको सामान कोई बेच रहा है, प्रोड्यूसर ए बेच रहा है, प्रोड्यूसर बी बेच रहा है, आप सामान किससे खरीदोगे, जिसका सामान सस्ता रहेगा उससे ही खरीदोगे ना। तो बेसिकली जो जिस और सामान सस्ता करने के लिए वो ऐसा तो करेगा नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से सस्ता आपको दे देगा, नुकसान तो उसको करना नहीं है। तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम कर सकता है वो, या तो प्राइस बढ़ा सकता है। अब प्राइस बढ़ाएगा तो आप उससे लेंगे नहीं, तो क्या करेगा, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को ही कम करेगा ना। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को अगर कम करना है तो कैसे करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को कम करने के लिए आपको किसकी इनकम कट करनी पड़ेगी, वर्कर्स की इनकम कट करनी पड़ेगी। तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स यही कहते हैं कि ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ना, इसकी वजह से जो मार्जिनलाइज पीपल है उनका एक्सप्लॉयटेशन होने वाला है, या फिर जिसको आप हैव नॉट्स कह सकते हो, जिसको आप जो है प्रोलिटेरिएट क्लास कह सकते हो, जिसको आप वर्कर क्लास कह सकते हो, जो कहना है आप उसको कह सकते हो। तो बेसिकली वो मार्केट के जो ये नेचुरल टेंडेंसी है उसको जो है क्रिटिसाइज करते हैं, और इसलिए जो है वो लिबरल आइडियोलॉजी को क्रिटिसाइज करते हैं। आई होप आपको ये चीज़ जो है वो क्लियर हो गई होगी। तो वो बताते हैं बिकॉज जो पूरा का पूरा सिस्टम है वो किस तरीके से डिवाइडेड है, वो डिवाइडेड है कैपिटलिज्म के अंदर। और कैपिटलिज्म क्या है, कुछ पीपल के हाथ में, जो हैव्स हैं उनके हाथ में पूरा प्रोडक्शन सिस्टम है और परचेसिंग पैरिटी भी है, और बाकी जितने भी लोग हैं उन लोगों के हाथ में कुछ नहीं है, ठीक है। तो दिस इज द सिस्टम ऑफ हैव्स एंड हैव नॉट। ओके, तो आई होप यू इट्स क्लियर। उसके बाद हम समझते हैं कि किस तरीके से जो है आपको सिस्टम स्टैब्लिश करना है। ऑफ कोर्स मार्क्स जो है वो किस तरीके का सिस्टम बताते हैं, कम्युनिज्म सिस्टम बताते हैं। तो ये तो हमेशा से होते जा रहा है कि मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स हमेशा से सिर्फ यही बताते हैं कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज एक्सिस्ट करती है, इसके वजह से आपको करना नहीं है, रिसोर्सेज के बीच में जो है एक डिवीजन क्रिएट हो जाता है, और ये सारी चीज़ें। और इसको चैलेंज करने के लिए मार्क्स क्या सजेस्ट करते हैं, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी ऑफ स्टेट, मतलब कहीं ना कहीं स्टेट का क्या रोल रहेगा, स्टेट का रोल ये रहेगा कि कहीं ना कहीं वो उसको जो है बैलेंस करेगा। कम्युनिस्ट सिस्टम के अंदर मार्क्स तो बताते हैं कि स्टेट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। तो वो अलग बात है, मैं आगे चल के समझेंगे। आपने पहले भी समझा होगा, स्टेट का मानना है मार्क्स का कि स्टेट जो है वो विदर अवे कर देता है अगर कम्युनिस्ट सिस्टम स्टैब्लिश हो जाएगा। और इसी के साथ जो है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो होते हैं वो क्या कहते हैं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, जैसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सबको क्रिटिसाइज करते हैं। भाई क्यों क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बिकॉज इन्होंने जो है आपको पता होगा कि इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अभी चाइना डेवलपिंग इकोनॉमी नहीं है, डेवलप्ड हो गई है, बट एट दैट टाइम जब 1978 में उसे फोर्सफुली जो है ओपन कप करवाया था उसकी इकोनॉमी, इट वॉज अ डेवलपिंग इकोनॉमी, ठीक है। तो बेसिकली चाइना, इंडिया एंड पाकिस्तान सबको फोर्स करके उन्होंने क्या करवाया, एलपीजी रिफॉर्म्स अडॉप्ट करने के लिए फोर्स किया। एलपीजी मींस लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, जिसके बारे में आप बहुत पढ़ चुके हैं, वहाँ पर मैं नहीं जाऊँगी। उसके अलावा मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स ये बिलीव करते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बेसिकली वो क्या करती है, जो डेवलप कंट्रीज़ की तरफ जो है थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है। कहीं ना कहीं आप देखेंगे डेवलप कंट्रीज की तरफ वो थोड़ी सी टिल्टेड है, और वो कोई भी काम नहीं करती फॉर द पर्पस ऑफ वर्कर्स के लिए भी वो काम कर सकती है लेकिन वो नहीं करती। दूसरी चीज़ वो बताते हैं, आपको पता ही है कि एमएनसीज की वजह से जो है वर्कर्स की कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जा रही है, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स ही बात है, यूएस में वर्कर्स नहीं मिल रहे, तो यूएस वाला जो कंपनी वाला है वो इंडिया में आके एमएनसी ओपन करेगा, एंड देन वो यहाँ से चीप लेबर को जो है हायर करेगा और अपना प्रॉफिट जो है इंक्रीज करेगा। तो एक फ़ायदा किसका हो रहा है, फ़ायदा तो जो है मैनेजर का, फ़ायदा जो है ऑफ कोर्स ओनर का हो रहा है, और नुकसान किसका हो रहा है, दी पर्टिकुलरली वर्कर का। तो यहाँ पर जो है कम्प्लीटली आपको देखने को मिलता है कि उनके साथ इनजस्टिस हो रहा है अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स।
यहाँ तक की बात आपके समझ में आ गई। उसके बाद हम समझते हैं, पहली बात तो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी को हमेशा से क्रिटिसाइज करते आ रहे हैं, ठीक है, कि प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट चाहिए ही नहीं, इनइक्वालिटी जो है वो चाहिए ही नहीं। और इसलिए जो है मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स जो है कोलोनियलिज्म के बारे में भी क्या कहते हैं, कोलोनियलिज्म को तो सभी क्रिटिसाइज करते हैं ऑलमोस्ट, लिबरल स्कॉलर्स नहीं करते इसको क्रिटिसाइज, बट मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स कहते हैं कि कोलोनियलिज्म आया इसलिए बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, और कोलोनियलिज्म किस वजह से आया, कैपिटलिज्म की वजह से आया, ठीक है। और लेनिन भी क्या कहते थे, कि लेनिन कहते थे ना कि जो कोलोनियलिज्म है वो क्या है, हाईएस्ट फॉर्म ऑफ कैपिटलिज्म है। तो बेसिकली ये आइडिया पूरा ये है कि उनको ऐसा लगता है कि पूरे जो फसाद की जो जड़ है, जड़ क्या है, जड़ ही जो है वो है कैपिटलिज्म। अगर कैपिटलिज्म को ही खत्म कर देंगे तो ना कोलोनियलिज्म आएगा, ना इम्पीरियलिज्म आएगा, ना कुछ आएगा, ऐसा उनका मानना है। तो ये किसका मानना है, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का मानना है, ठीक है। तो ये हम मार्क्सिस्ट अप्रोच पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब चीज़ें ऑलरेडी पता होगी, मैंने आपको रिकैप करवा दी, बिकॉज ये सब चीज़ें आपने ऑलरेडी पढ़ी होगी इन योर सेमेस्टर 1 एग्जामिनेशन। तो अब आई थिंक आपको ये सब चीज़ें क्लियर हो गई होगी कि किस तरीके से कैपिटलिज्म काम करता है, किस तरीके से जो है बाकी सारी चीज़ें काम करती हैं। बट अगर अब हम आते हैं अबाउट इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में थोड़ा सा आते हैं, तो इंटरनेशनल रिलेशंस में जब आते हैं तो बेसिकली मार्क्स ही बताते हैं, मार्क्स बताते हैं, और मार्क्स के बाद जितने भी स्कॉलर्स आए वो बताते हैं कि जो लोग जो है वो स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग क्या कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहे हैं। लोगों को जो है कहीं ना कहीं आज भी जो है बॉन्डेज लेबर बंद हो चुका है, लेकिन फिर भी लोगों को जो है बॉन्डेज लेबर के रूप में सप्लाई कर दिया जाता है, और वर्कर्स को सेल कर दिया जाता है, और वर्कर्स को ख़राब कंडीशंस में रखा जाता है, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो रही है। तो बेसिकली एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए वर्कर्स के बीच में और वर्कर्स के बीच में अगर एक्सप्लॉयटेशन को रोकना है तो ओनली थिंग इज़ दैट आपको इकोनॉमिक डिवीजन एंड करना पड़ेगा कैपिटलिस्ट और वर्कर्स के बीच में। और ये कब होगा, जब कम्युनिस्ट सिस्टम का एस्टेब्लिशमेंट होगा। ऐसा किसका कहना है, मेरा नहीं, मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स का कहना है, ठीक है। उसके बाद हम समझते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा होगा। तो इंटरनेशनल रिलेशंस कैसा होगा, वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस ऐसा होगा जहाँ पर कम्युनिज्म है, ठीक है, मतलब जहाँ पर जो है दो क्लासेस ना एग्जिस्ट करें, एक ही क्लास एग्जिस्ट करे और इसमें कोई स्टेट ना हो, और फाइनली जो है सारे मतलब, क्योंकि आपको पता है डिफरेंट फेजेस ऑफ इवोल्यूशन उन्होंने बताए थे कि प्रोलिटेरिएट जो है रिवॉल्ट करेगा, उसके बाद डिफरेंट सोशलिस्ट स्टेट स्टैब्लिश होगा, फिर कम्युनिस्ट स्टेट स्टैब्लिश होगा, इस तरीके से डिफरेंट फेजेस है। तो फाइनली जो सोसाइटी बनेगी वो क्या रहेगी, कम्युनिस्ट सोसाइटी रहेगी। और वो मार्क्स ये बात बताते हैं कि इंटरनेशनल सिस्टम कैसा रहेगा, एक वर्ल्डली पीस मैटर रहेगा, बिकॉज सभी लोग इक्वल रहेंगे तो डेफिनेटली जो है कोई भी तरीके का रिवॉल्ट ही नहीं रहेगा, नो स्ट्रगल फॉर पावर, नो स्ट्रगल फॉर एनीथिंग। तो यहाँ पर उन्होंने रियलिज्म का भी आइडिया रिजेक्ट कर दिया, लिबरलिज्म का भी आइडिया रिजेक्ट कर दिया। तो अगर हम और समझे तो मार्क्सिज्म का जो इवोल्यूशन होता है वो स्पेसिफिकली अगर हम समझे तो कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स के आइडिया से होता है, और ये दोनों को साइंटिफिक सोशलिस्ट के पायनर्स भी माना जाता है। और ये लोग जो है दोनों के दोनों जो है कहीं ना कहीं इंस्पायर्ड थे किससे, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो की थ्योरी ऑफ कैपिटलिज्म से, तो उन्होंने उसका क्रिटिक निकाला बेसिकली। और दूसरी चीज़ हम भी बात करते हैं कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो क्या करते हैं, एडम स्मिथ एंड डेविड रिकार्डो इस बारे में बात करते हैं कि पूरा वर्ल्ड मार्केट हमें चाहिए, और पूरे वर्ल्ड में हमें क्या करना है, कैपिटलिज्म जो है स्टैब्लिश करना है। तो आई होप आपको क्लियर है। अब मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स को अलग अलग तरीके से समझाते हैं, जैसे कि आज के टाइम पे जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स है वो क्या बताते हैं, एजी फ्रैंक एक तरीके का सेंटर पेरिफेरी मॉडल देते हैं। उसके अलावा इमैनुअल वॉलरस्टिन जो है वो हेजेमनी और डोमिनेंस मॉडल देते हैं। मैं आपको दोनों चीज़ बताऊंगी क्या है। तो बेसिकली एजी फ्रैंक बताते हैं सेंटर पेरिफेरी मॉडल, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और डिपेंडेंसी थ्योरिस्ट जो है इमैनुअल वॉलरस्टिन, वो बताते हैं कि हेजेमनी और डोमिनेंस का कॉन्सेप्ट क्या है। उसके बाद हम समझेंगे नियो मार्क्सिस्ट के बताते हैं कि कैपिटलिज्म की वजह से ही जो है सारा प्रॉब्लम जो है उभर के आया है, और इसी वजह से जो है मार्क्सिज्म के अंदर दो कैटेगरीज क्रिएट हो जाती है, एक रिफॉर्मिस्ट ग्रुप की और एक जो है रिवॉल्यूशनरिस्ट ग्रुप की। अब दोनों ग्रुप्स क्या है, दोनों के अलग अलग जो है स्कॉलर्स आप कह सकते हैं। बेसिकली रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के अंदर क्या होता है, रिफॉर्मिस्ट ग्रुप के अंदर कार्ल कॉट्स्का है, जोसेफ शुम्चर आते हैं, और रिवॉल्यूशनरिस्ट ग्रुप में रोजा लक्समबर्ग, एनआई बुखारिन और लेनिन आते हैं। तो लेनिन अपने वर्क में लिखते हैं इम्पीरियलिज्म एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म, मैंने अभी आपको बताया। उनके अकॉर्डिंग जो है कैपिटलिज्म ही जो है हर चीज़ की जड़ है, और 1916 में उन्होंने ये बुक पब्लिश की थी। और इसलिए उन्होंने कहा कि अगर कैपिटलिज्म आया तो उससे इम्पीरियलिज्म तो आएगा ही। और अभी जैसे कि हम पढ़ रहे हैं ना, हम सोचेंगे ना इम्पीरियलिज्म तो आया नहीं, अब तो खत्म हो गया, कॉलोनीज तो बंद हो गई, लेकिन अभी जो है ना हम न्यू इम्पीरियलिज्म में जी रहे हैं, मतलब नया तरीके का इम्पीरियलिज्म है। अभी हम इम्पीरियलाइज्ड है, हम कॉलोनाइज्ड है, लेकिन हमें पता नहीं है, बिकॉज हम जो है कहीं ना कहीं वर्ल्ड इकोनॉमी में क्या है, सब्जुगेटेड है। तो बेसिक आइडिया इज दैट कि
इंपीरियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है न्यू इंपीरियलिज्म के फॉर्म में, कोलोनियलिज्म एग्जिस्ट कर रहा है न्यू कोलोनियलिज्म के फॉर्म में, लेकिन हमें पता नहीं है। ठीक है, तो लेनिन इसी बात को जो है 1916 में अपनी बुक में बताते हैं कि इंपीरियलिज्म होगा ही बिकॉज इट इज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म। अब अगर हम समझे कि मार्क्सिस्ट किस तरीके का अप्रोच रखते हैं टू इंटरनेशनल रिलेशंस, तो वो हम समझ लेते हैं, शॉर्ट में समझेंगे। तो बेसिकली यहाँ पर वो बताने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड में अगर इनइक्वालिटी रहेगी ही नहीं, तो बेसिक आइडिया क्या रहेगा कि सब लोग इक्वल है। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और एक जो स्कॉलर है वो क्या बताते हैं, केनेथ वॉल्ट्स, वो बताते हैं कि अगर मार्क्सिज्म जो है आता है तो मार्क्सिज्म आने से पूरा सफिशिएंट हो जाएगा, बिकॉज कोई स्टेट नहीं रहेगा, स्टेट के बीच में स्ट्रगल ही खत्म हो जाएगा, तो इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएगी। और बाकी स्कॉलर्स क्या समझते हैं कि ये वर्ल्ड है, ठीक है, वर्ल्ड को आप समझिए और उस पर एक ऑक्टोपस बैठा हुआ है। ऑक्टोपस कैसा होता है देखे ना आपने, उसके इतने सारे हाथ होते हैं। तो बताने की कोशिश की जा रही है कि ऑक्टोपस ने जो है वर्ल्ड को जो है घेर लिया है। और ये ऑक्टोपस कौन है, ये ऑक्टोपस जो है ये कैपिटलिस्ट पावर्स है। ठीक है, जितनी भी कैपिटलिस्ट पावर है ये ऑक्टोपस है। ठीक है, तो यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर हम मार्क्सिज्म के एलिमेंट्स को डिवाइड करने की कोशिश करें तो हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, हम एक एक पार्ट को अच्छे से समझेंगे। वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी, दूसरा ग्रामस्कियनिज्म, तीसरा एंटोनी ग्रामस्की का आइडिया है जो मैं आपको बताऊंगी, क्रिटिकल थ्योरी तीसरा, और चौथा न्यू मार्क्सिज्म। तो 4 तरीके से जो है हम मार्क्सिज्म को डिवाइड करते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है क्या, इसको जो है डेवलप किया गया था इमैनुअल वॉलरस्टीन द्वारा इन 1970। ध्यान से समझना, ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है शॉर्ट नोट्स में जैसे भी। तो बेसिकली एक ऐसा टाइम था जहाँ पर मॉडर्नाइजेशन जो है, मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को समझा जा रहा था और उसको जो है क्रिटिसाइज किया जा रहा था। ठीक है, डिपेंडेंसी थ्योरी भी जो है समझने की कोशिश की जा रही थी। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ पर मतलब क्या हो रहा था कि हम देखते थे कि भाई कंपैरेटिव, हमने कंपैरिजन स्टडी स्टार्ट की, कंपैरेटिव पॉलिटिकल एनालिसिस करने लग गए। तब हमने बोला कि भाई कंट्रीज डेवलप्ड है, अंडर डेवलप्ड है और डेवलपिंग है। और हमने बोल दिया कि भाई तुम लोगों ने अच्छे से काम नहीं किया, तुम्हारे देशों ने, इसलिए तुम लोग अंडर डेवलप्ड हो, तुम लोग डेवलपिंग हो। लेकिन कुछ स्कॉलर्स ने इसे कहा कि नहीं भाई ऐसा नहीं है, हमें उल्लू मत बनाओ। कैसे, तो उन्होंने कहा डिपेंडेंसी थ्योरी। डिपेंडेंसी थ्योरी मतलब भाई आप लोगों ने इतने टाइम तक के अफ्रीका और लैटिन अमेरिका को जो है एक्सप्लॉइट किया है, इसी वजह से जो है वो आप पे डिपेंडेंट हो चुकी है, और इसे कहते हैं डिपेंडेंसी थ्योरी। मतलब ये जो है ऐसा नहीं है कि आप ये जो है कंट्रीज अच्छे से काम नहीं कर रही इस वजह से जो है वो पीछे है, बल्कि इट इज द एक्सप्लॉइट, इट वाज बिकॉज ऑफ द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ सेंचुरीज। तो ये उनको बताया गया। दूसरी चीज़ जो है बहुत सारे स्कॉलर्स जैसे कि इमैनुअल वॉलरस्टीन, टेरेंस हॉपकिंस, सामिर एमिन, ए जी फ्रैंक, गियोवनी एरेगी, ये सारे लोग क्या बोलते हैं कि यही चीज़ बताते हैं कि डिपेंडेंसी थ्योरी के वो एडवोकेट है। तो बेसिकली वो डिपेंडेंसी थ्योरी पे बेस्ड ही जो है वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब वही वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी क्या होता है, वो कहते हैं कि पूरा जो इंटरनेशनल सिस्टम है ना, वो आप उसको एक तरीके से समझिए। तो बेसिकली जो डेवलप कंट्रीज है, अंडर डेवलप कंट्रीज है, वो क्यों हुई ऐसी अंडर डेवलप और डेवलप कंट्रीज, वो इसलिए हुई क्योंकि पावर रिलेशन जो है इन सब कंट्रीज के बीच में अनइक्वल था। मतलब कुछ कंट्रीज को हमेशा सब्जुगेटेड रखा गया, कुछ कंट्रीज को हमेशा जो है ऊपर रखा गया। तो पावर रिलेशन जो है वो कैसा था, अनइक्वल था, और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं डोमिनेंस इसके ऊपर बनी रही। और आज के टाइम पे जो हम डेवलप, अंडर डेवलप और डेवलपिंग कंट्रीज देखते हैं, इट इज़ ड्यू टू दी एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द पावरफुल ऑफ द पावरलेस। ठीक है, इस तरीके का हम देखते हैं। तो वॉलरस्टीन के अकॉर्डिंग अगर हम समझे तो कैपिटलिज्म ने अपने रूट्स को जो है 16th सेंचुरी में जो है मजबूत कर लिया था। और बेसिकली उन्होंने क्या किया, इकोनॉमिक एक्टिविटी से बहुत फ़ायदा उठा लिया, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी चालू हो गया था। ठीक है, और फिर उन्होंने क्या किया, ये उनकी जो है थ्योरी बहुत अच्छी मान जाती है, कोड स्टेट और पेरीफेरी की थ्योरी। तो उन्होंने जो है बाकी स्टेट्स को, जो पेरीफेरी और सेमी पेरीफेरी स्टेट्स थे, उनको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया। ऑफकोर्स ही बात है, यूरोपियन पावर्स आपको पता है, ब्रिटेन, फ्रांस, पोर्टुगीज, बहुत सारी पावर्स जो है बहुत सारी जगह जाके कॉलोनीज बनाती थी। तो इसे उन्होंने कोड सिस्टम और पेरीफेरी सिस्टम बताया है। ठीक है, और इससे उन्होंने क्या किया, अनइक्वल एक्सचेंज किया। ऑफकोर्स ही बात है, इतने सालों तक के इंडिया का ड्रेन ऑफ वेल्थ किया। ठीक है, और नई नई कॉलोनीज ढूंढते गए, वहाँ से नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन किया, कितना टिम्बर, कितना टी, कितना सेल हमारा जो है इंडिया का ले गए, मतलब क्या कहते हैं, बहुत सारे प्रीशियस मेटल्स सब कुछ लेके चले गए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि वर्ल्ड सिस्टम के अंदर जो आइडिया है, ये आइडिया ये बताता है कि ये जो पूरा का पूरा सिस्टम था ना, ये 16th सेंचुरी ऑनवर्ड शुरू हुआ था, जिसमें कैपिटलिज्म के चलते यूरोपियन कंट्रीज ने पूरे वर्ल्ड की जितनी भी लोअर डेवलप कंट्रीज है, उस टाइम पे डेवलप अंडर डेवलप की बात नहीं थी, उस टाइम पे इंडिया हमारी डेवलप कंट्रीज थी, सेल्फ सफिशिएंट कंट्री थी, बट उसको आके उन्होंने जो है एक्सप्लॉइट कर दिया। और अब कह रहे हैं कि भाई आप जो है ना, आप लोग अंडर डेवलप कंट्रीज हो। तो बेसिकली ये चीज़ वो बताने की कोशिश करते हैं। और सिमिलरली समीर एमिन और एजी फ्रैंक भी यही चीज़ बताने की कोशिश करते हैं।
और वॉलरस्टीन वही बताते हैं कि जैसे कि एक तो कोर कंट्रीज़ हैं जो कि उनकी खुद की कंट्रीज़ है, फिर सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ और फिर पेरिफेरी कंट्रीज़। और जब वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जब शुरुआत हुई तो बताने की कोशिश करते हैं कि अब जो है जब थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को अब एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, और अब पहले तो इस तरीके से एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था, अब ग्लोबल नॉर्थ मिलके जो है अब ग्लोबल कोर कंट्रीज़ बन गई है और ग्लोबल साउथ जो है पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ बन गई। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज भी हम कॉलोनाइज्ड है, आज भी हम इम्पीरियलिज्म के शिकार हैं, आज भी हम वेस्टर्नाइजेशन के शिकार है, बस हमें पता नहीं है। ठीक है, तो मॉडर्न नेशन स्टेट वो कहते हैं कि बेसिकली ये सब जो है वर्ल्ड सिस्टम है, आपको अपना पॉलिटिकल राइट दे दिया गया है, लेकिन आपको इकोनॉमी जो है आपकी कंट्रोल की जा रही है। तो आपको जो है वर्ल्ड सिस्टम से कंट्रोल किया जा रहा है, और कौन कंट्रोल कर रहा है? ग्लोबल नॉर्थ कंट्रोल कर रहा है। और बेसिकली 1990 ऑनवर्ड्स तो ज़्यादातर अमेरिका आपको जो है कंट्रोल कर रहा है। तो अगर हम इमैनुअल वॉलरस्टीन का आर्गुमेंट समझें तो 4 कैटेगरी में हम उसे बांट सकते हैं। एक तो है यूनिट ऑफ एनालिसिस एंड स्टेज, दूसरा इवैल्यूएशन ऑफ वर्ल्ड सिस्टम, तीसरा कोर पेरिफेरी एंड सेमी पेरिफेरी रिलेशनशिप, चौथा डिमाइस एंड क्राइसिस ऑफ द वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम। तो 4 चीज़ों में उसको बांट सकते हैं हम, धीरे से अच्छे से समझेंगे, समझ में आई होप आपको आ रहा हो कि बहुत ईजी सा टॉपिक है, बस बच्चों सा टॉपिक है, बस आपके दिमाग में जो है उसको जो है बिल्कुल क्लियर जो है हो जाना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट सेक्शन में करके बताना, आई solve all your doubts. Now talking about इमैनुअल वॉलरस्टीन बताते हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड इकोनॉमी सिर्फ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के अंदर ही ग्रोथ होती है। ठीक है, इसकी तभी जाके इसकी 16वीं सेंचुरी में शुरुआत हुई। उससे पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन तो था, बट नॉट सॉरी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन नहीं था, प्रोडक्शन था बट इट वाज मैन बेस्ड प्रोडक्शन। अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि वर्ल्ड सिस्टम क्या है। तो वॉलरस्टीन, जैसे कि मैंने आपको ऊपर बताया, 4 कंपोनेंट मैंने आपको बताया, तो एक-एक कंपोनेंट को जो है हम डिटेल में समझेंगे, ठीक है? तो पहले तो हम वर्ल्ड सिस्टम को समझने वाले हैं कि वर्ल्ड सिस्टम होता क्या है। तो आपको पता है कि वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, ठीक है? तो इमैनुअल वॉलरस्टीन ये बताने की कोशिश करते हैं कि डिफरेंट कंट्रीज़, डिफरेंट सोसाइटीज़, डिफरेंट मेंबर ग्रुप्स सब साथ में आते हैं जब, ठीक है? और वहाँ पर जो है आपको देखने को मिलता है कि किसी तरीके का कॉन्फ्लिक्टिंग फोर्स है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इंडिया है, पाकिस्तान है, पूरा वर्ल्ड है, 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ है। कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिसके बीच में थोड़ा-सा टेंशन है, कुछ कंट्रीज़ ऐसी है जिसके बीच में आप देखेंगे थोड़ा-सा कोऑपरेशन है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो है एक-दूसरे से बंधी हुई है। तो ये वर्ल्ड सिस्टम के अंदर क्या होता है वो बताते हैं। ये वर्ल्ड सिस्टम के अंदर हर एक कंट्री जो है, यहाँ पर कंट्री का नहीं बताया जा रहा है, जो टर्म उन्होंने यूज़ किया है वो है मेंबर ऑफ द ग्रुप। तो मेंबर ऑफ द ग्रुप बोलो आप, या चाहे कंट्री बोलो, या फिर ईच इंडिविजुअल बोलो, हर इंसान को अपना खुद का प्रॉफिट देखना है। तो ये बताते हैं इमैनुअल वॉलरस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम इसे कहते हैं। तो वॉलरस्टीन के अकॉर्डिंग हमें वर्ल्ड सिस्टम को पहले समझना होगा, तब जाकर हम सेपरेटली जो है हर सोसाइटी को समझ पाएंगे। तो शुरुआत करते हैं। उन्होंने ये बताया कि जो मॉडर्न नेशन स्टेट्स है, आज के टाइम पे आप देखेंगे मॉडर्न नेशन स्टेट्स है, जितने भी स्टेट्स हैं हम उसे मॉडर्न नेशन स्टेट्स कहते हैं, ठीक है, आज के टाइम पे। तो ये सारे मॉडर्न नेशन स्टेट्स को जो है वो बताते हैं कि अलग अलग टाइप के सोशल सिस्टम से वो लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। अब वो अलग अलग टाइप के सोशल सिस्टम पे जुड़े हुए हैं, उसके अकॉर्डिंग 3 तरीके के सोशल सिस्टम वो कैटेगराइज करते हैं। और वो 3 तरीके का सोशल सिस्टम क्या है? एक है मिनी सिस्टम। तो मिनी सिस्टम में क्या होता है? मिनी सिस्टम में छोटी-छोटी होमोजेनस सोसाइटीज़ एक्सिस्ट करती है। जैसे कि आप देखेंगे कि बेसिकली अभी अभी के टाइम पे आप देखेंगे ऐसा नहीं एक्सिस्ट करता है, बट ये थोड़ा-सा बैकवर्ड टाइम पे बता रहे हैं। और आज भी अगर आप देखेंगे अफ्रीकन ट्राइब्स वगैरह आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर कंट्रीज़ में, तो आप देखेंगे जो बहुत बैकवर्ड है वहाँ पर ये एक्सिस्ट करता है। अभी बाकी तो एक्सिस्ट नहीं कर रहा है ये। तो मिनी सिस्टम में वो बताने की कोशिश करते हैं कि ये इकोनॉमिकली सेल्फ सस्टेन्ड है, ये लोग हंटिंग, गैदरिंग पे डिपेंड करते हैं और बहुत ज़्यादा बेसिक लाइफ जीते हैं। जैसे कि मैं आपको कहा कि अभी के टाइम पे जो है ये आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा एक्सेप्ट फॉर सम पार्ट्स ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ऑफ अफ्रीका। अब आपको देखने को मिलता है अफ्रीका की कुछ कंट्रीज में आपको देखने को ये मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो है वो बताने की कोशिश करते हैं कि हर चीज़ वो लोग अपने ही सिस्टम में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि वो लोग बाहर के सिस्टम से जो है इंटरेक्ट नहीं करते हैं। ये उनका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि बाहर के सिस्टम से आपको इंटरेक्शन रखना ही नहीं है, क्योंकि हर चीज़, जैसे कि पहले के टाइम पे भी ये होता था कि ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जब नहीं हुआ करता था तो इंसान जो है फूड गैदरिंग करता था, हंटिंग करता था, उसके बाद वहीं पर खाना बनाना सब कुछ जो है वहीं होता था, क्योंकि इतना ज़्यादा लॉन्ग डिस्टेंस जो है ट्रेड एंड ट्रेवल नहीं होता था। तो अभी भी कुछ इस तरीके की सोसाइटीज़ जो है वो एग्जिस्ट करती है।
अब दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है आपको देखने को मिलता है सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम एक बहुत बड़ा सिस्टम है, मतलब इसमें पूरा वर्ल्ड का जो है सिस्टम है। तो कहीं न कहीं आज के टाइम पे जो हम सारी कंट्रीज़ एक-दूसरे से कनेक्टेड है, पूरा वर्ल्ड एक-दूसरे से कनेक्टेड है और हर जगह जो है सरप्लस वैल्यू, हर जगह जो है ट्रेड एंड ट्रैवल हो रहा है। तो ये सोशल सिस्टम का पार्ट है। तो इसके अंदर सारी चीज़ें जो है आ जाएगी, सारे गुड्स एंड सर्विसेज़ आ जाएगी, सारी चीज़ें जितने भी लोग हैं डिफरेंट सोसाइटीज़ के वो सब भी जो है इसमें आ जाएँगे। और ना केवल इसमें जो है इकोनॉमी की बात हो रही है, इसमें बात हो रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स भी आ जाएँगे, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बातें मैंने आपको पहले ही बताया कि हर कंट्री जो है अपने अकॉर्डिंग ट्रेड एंड ट्रैवल करती है, अपने अकॉर्डिंग उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। जैसे कि अगर आपको कोई दूसरी कंट्री में ट्रेड एंड ट्रैवल करने जाना है, आपको वहाँ का परमिशंस लेनी होगी, रेस्ट्रिक्शंस जो है आपको देखनी पड़ेगी क्या-क्या है और ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। तो इसके अंदर जो है सारी चीज़ें जो है इसका पार्ट बन जाती है और इसके अंदर जो है लीडरशिप भी आ जाती है, इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन भी आ जाता है, इसके अंदर जो है इकोनॉमी भी आ जाती है। तो इट इज़ अ लार्ज वर्ल्ड एम्पायर। थर्ड सिस्टम है जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है, जो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड जो है एस्टैब्लिश होता है। तो यूरोप से जो है इसकी शुरुआत होती है। आपको पता है कि विद द एडवेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन ये पीक पे चले जाता है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ किस तरीके से एग्जिस्ट करती है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो बेसिकली जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती है उसका काम क्या होता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज करना एक ऐसी कंट्री से जो थोड़ी सी कंपैरेटिवली जो है अंडर डेवलप्ड हो और फिर उसको जो है प्रोसेस करना और फिर उसको जो है सप्लाई करना। तो कहने का मतलब ये है एक तरीके का कैपिटल सिस्टम उस टाइम पे जो है डेवलप होता है जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे बेस्ड होता है। तो ये उस टाइम पर जो है पीक पे था। तो एक थर्ड सिस्टम जो है उन्होंने कैपिटलिस्ट सिस्टम बताया। अब वॉलरस्टीन ने जो है वर्ल्ड सिस्टम को 3 हिस्सों में और बांटा है। वो है कोर, पेरिफेरी और सेमी पेरिफेरी। तो ये तीनों क्या है वो भी ज़रा हम समझ लेते हैं। तो इससे पहले मैं आपको समझाऊँ, एक छोटा-सा डायग्राम दिखाती हूँ मैं आपको बना के। तो सिंपल सी बात है, आप ऐसा समझिए कि ये जो है आपका वर्ल्ड है, ठीक है? वर्ल्ड समझिए या फिर वर्ल्ड सिस्टम समझिए इसको और आप इसमें देख सकते हैं ये जो है आपकी यहाँ पर आप आई होप आपको समझ में आ रहा हो, मैं इधर बना देती हूँ डायग्राम। तो ये जो है आपका कंट्रीज़ है, उसके बाद ये जो है आपकी जो है एक जो हो जाती है आपकी सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़ हो जाती है और एक हो जाती है आपकी पेरिफेरी कंट्रीज़। ठीक है? तो ये जो आपकी कंट्रीज़ है, ये है कोर कंट्रीज़। तो उनके अकॉर्डिंग मैं सिंपल भाषा में समझाऊँगी, आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं कि कोर कंट्रीज़ वो है कंट्रीज़ है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ है और इनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिला है। जैसे कि नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज़, अमेरिकन कंट्रीज़, जिनको जो है कैपिटलिस्ट सिस्टम का सबसे ज़्यादा बेनिफिट मिला है, ये कोर कंट्रीज़ हो गई। उसके बाद सेमी पेरिफेरी कंट्रीज़, जैसे कि इसमें आप इंडिया का एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, ऐसी कंट्रीज़ जो डेवलपिंग कंट्रीज़ है और जिनके पास जो है कहीं न कहीं आप देखेंगे लेबर बहुत अबंडेंट है बट टेक्नोलॉजी नहीं है। इतना हम टेक्नो जितना हमारी जो है टेक्नोलॉजीज़ नहीं है जितनी जो है कंपैरेटिवली एज़ कम्पेयर टू यूरोपियन कंट्रीज़ हमारी जो है टेक्नोलॉजी बहुत कम है और इसी वजह से हमारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ जाता है? मेजॉरली हमारा रॉ मटेरियल आज भी आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा एक्सपोर्ट होता है और वहाँ जाके फिर यूरोप में जो है वो कंट्रीज़ उसका फ़ायदा उठाती है। और फिर जो है लास्ट में जो सबसे कम फ़ायदा उठाने वाली कंट्रीज़ है वो है पेरिफेरी कंट्रीज़। तो ये पेरिफेरी कंट्रीज़ जो है पूरे सिस्टम से बाहर रह जाती है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है पॉवर्टी है, रूरल लाइफ़ है, जैसे कि मैंने आपको बताया। साउथ अफ्रीका का आप एग्ज़ाम्पल ले लीजिए, इतनी ज़्यादा रिच है नेचुरल रिसोर्सेज़ में जितनी कोई भी यूरोपियन कंट्री नहीं है। गोल्ड माइन्स है, उसके बावजूद ये बहुत पुअर है क्योंकि इसकी जो कंट्रीज़ का फ़ायदा जो है यहाँ की जो गवर्नमेंट है आइदर इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने आप को जो है और इसका जो एक हिस्टोरिकल पास्ट रह चुका है डोमिनेशन, सब्जुगेशन का और कॉलोनी रह चुकी है। इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो साउथ अफ्रीकन कंट्रीज़ है बेसिकली अगर आप एग्ज़ाम्पल में लें, तो इनको सबसे ज़्यादा नुकसान सहना पड़ता है क्योंकि ये अपना रॉ मटेरियल सप्लाई करते हैं और वर्कर सप्लाई करते हैं और बेसिकली इनको जो है फिर भी जो है गरीबी में ये देश जो है वो जी रहे हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया हो। अब थोड़ा-सा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग समझ लेते हैं। वही चीज़ है जो मैंने आपको समझाया, बस थोड़ा-सा टेक्स्ट के अकॉर्डिंग। तो कोर कंट्रीज़ वो कंट्रीज़ है जो मैक्सिमम बेनिफिट जिनको मिला है। ये नॉर्थ वेस्ट यूरोप की कंट्रीज़ है। वॉलरस्टीन के अकॉर्डिंग इसके अंदर डेमोक्रेटिक रिजाइम्स बहुत टाइम से थी। इसकी वजह से जो है कहीं न कहीं यहाँ पर जो है स्टेबिलिटी गवर्नमेंट की होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट जो है स्टेबल नहीं है तो पॉलिटिकल लीडरशिप इम्पोर्टेंट है। अगर पॉलिटिकल लीडरशिप स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इकोनॉमी भी जो है कहीं न कहीं कमज़ोर हो जाएगी। ये लोग रॉ मटेरियल इम्पोर्ट करते थे, इनके पास रॉ मटेरियल था नहीं
कॉलोनी से ये लोग रॉ मटेरियल बुलाते थे, उसका सप्लाई जो है उसको बनाते थे और फिर उसको एक्सपोर्ट करते थे। और इनके पास मार्केट भी नहीं है, इनका इनका केस, मतलब इनके पास जो है इतनी पॉपुलेशन ही नहीं है कि इनके पास मार्केट है, इसलिए इंडिया में सप्लाई कर देते हैं, बाकी कंट्रीज में सप्लाई कर देते हैं जहाँ पर बहुत बड़ा मार्केट है, ठीक है। और ये कोर कंट्रीज की स्टेबल एंड स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। और इसके अंदर प्रोफेशनल ब्यूरोक्रेसी भी है, आर्मी भी है, और ये लोग जो है सबसे ज़्यादा इनको फ़ायदा मिला है। और ये लोग जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि ये रिसर्च में खर्चा करते हैं और R&D पे खर्चा करते हैं, इनके पास प्रॉपर टेक्नोलॉजीज है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। दूसरी कंट्रीज, ये जो पेरीफेरी कंट्रीज है, जो बिल्कुल लास्ट नंबर मैंने आपको बताया था, सेमी पेरीफेरी की बात नहीं कर रही हूँ, पेरीफेरी की, जो लीस्ट डेवलप कंट्रीज है, इनके पास स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट नहीं है और ये लोग जो है कहीं ना कहीं सबमिसिव है। आप इसमें पाकिस्तान का भी एग्जांपल ले सकते हैं, अनस्टेबल गवर्नमेंट है वहाँ पर, सबमिसिवनेस, मतलब ये लोग बहुत आसानी से कंट्रोल हो जाते हैं, इनको क्या कहते हैं, लोन दे देकर जो है, आप देखिए आप कैसी हाई इन्फ्लेशन की जो है पॉलिसी आ चुकी, हाई इन्फ्लेशन जो है आ चुका है पाकिस्तान में। तो कहने का मतलब ये है कि ये वो कंट्रीज है जो रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट तो करती है, लेकिन इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि ये लोग खुद अपने आप में जो है चीज़ें डेवलप कर सके, और इनके बीच में अनइक्वल ट्रेड रिलेशन होता है। मतलब जैसे इंडिया के टाइम पे, जब इंडिया एक कॉलोनी थी, उस टाइम पे अगर हम देखें तो इंडिया को एक्सप्लॉइट करने के लिए जितना भी सारा सामान, मतलब जितना फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल यहाँ से भेजा जाता था, उसका प्राइस बहुत कम दिया जाता था फार्मर्स को, और वहाँ पर जो है रॉ मटेरियल उनकी प्राइस बहुत ज़्यादा होती थी, ठीक है। तो अनइक्वल ट्रेड इनके बीच में आपको देखने को मिलता है, और इस वजह से जो है सिर्फ कोर कंट्रीज इनका फ़ायदा होता है और इन कंट्रीज का कभी फ़ायदा नहीं हो पाता, और ये लोग जो है हमेशा पुअर रह जाते हैं। और पेरिफेरी स्टेट्स जो है, मतलब लीस्ट डेवलप कंट्रीज, मैंने आपको पहले बता दिया, और इसमें चीप लेबर का इनका यूटिलाइजेशन किया जाता है, इनसे रॉ मटेरियल भी ले लिया जाता है, मिनरल्स ले लिए जाते हैं, लेकिन इनको कुछ नहीं मिलता। उसके बाद हम बात करते हैं सेमी पेरिफेरी कंट्री की। तो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज वो कंट्रीज हैं जिनका अपना स्टेटस जो है इम्प्रूव हुआ है, जैसे कि इंडिया अब सेमी पेरिफेरी कंट्री में आ चुकी है। अब ये कंट्रीज ऐसी है जो कहीं ना कहीं कोशिश कर रही है कि ग्लोबल पावर के रूप में जो है इमर्ज होकर आए, क्योंकि ये पहले एक टाइम पे पेरिफेरी कंट्री हुआ करती थी, ठीक है। जैसे इंडिया जब एक कॉलोनी थी तो एक पेरिफेरी कंट्री की तरह हुआ करती थी, लेकिन आज भी जो है, अगर हम इतना 75 ईयर्स हो चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है हम देखेंगे कि इसके अंदर दो प्रॉब्लम्स आती है। दो प्रॉब्लम्स क्या आती है कि इसके अंदर जो कंट्रीज है, उसके अंदर जो लैंड ओनिंग क्लास है, उसके बीच में आपको देखने को मिलता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया, इंडिया का 90% वेल्थ कौन कंट्रोल करता है, 10% ऑफ पीपल कंट्रोल करते हैं। तो ये एक सीरियस जो है प्रॉब्लम आ जाती है। और उसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है कि डेवलपमेंट हो सके। और ये आपने पहले भी पढ़ा होगा सेमेस्टर 1 में, अगर मैं आपको डायग्राम के थ्रू बताऊँ, तो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन कुछ इस तरीके से है कि ये जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज है, मतलब हम भी जो है किसी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, हम भी जो हमसे पुअर कंट्रीज है उसको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन कुछ इस तरीके से है कि जो सबसे ज़्यादा ऊपर है, जो कोर कंट्रीज है, ये जो है सारी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही है, सेमी पेरिफेरी और पेरिफेरी। और जो सेमी पेरिफेरी कंट्रीज है, ये जो है एक्सप्लॉइट किसके द्वारा हो रही है, कोर कंट्रीज के द्वारा एक्सप्लॉइट हो रही है। और जो है किसको एक्सप्लॉइट कर रही है, ये इन एक्सचेंज पेरिफेरी कंट्रीज को एक्सप्लॉइट कर रही है। तो आई होप आपको यहाँ तक की जो है चीज़ें क्लियर हो गई होगी। तो ये सारी चीज़ें जो है एक तरीके से चली आ रही है, और इसके अकॉर्डिंग, वॉलस्टिन के अकॉर्डिंग जो है वर्ल्ड कैपिटलिस्ट सिस्टम जो है चेंज भी होता रहता है। मतलब ये है कि डिफरेंट कंट्रीज डिफरेंट, या तो कोई कोर कंट्री जो पेरिफेरी में आ जाएगी, पेरिफेरी सेमी पेरिफेरी में आ जाएगी, इस तरीके की चीज़ें होते रहेगी, लेकिन ये बेसिक स्ट्रक्चर जो है सेम रहेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ वो यही बता रहे हैं कि जो कोर कंट्रीज है वो जो है जैसे कि आप देखेंगे यूरोपियन कंट्रीज वो अमीर होते जा रही है, और जो गरीब देश है वो गरीब ही रह रहे हैं। और इसलिए जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि इसी वजह से जो है मतलब सारा फायदा जितना भी मिल रहा है वो किसको मिल रहा है, कोर कंट्रीज को मिल रहा है। और कहीं कहीं पर आपको देखने को मिलता है कि थोड़ी सी एक तरीके से आप देख सकते हैं कि इन द पेरीफेरी एज वेल एज सेमी पेरीफेरी कंट्रीज कुछ ग्रुप ऑफ पीपल जो कि लैंड ओनिंग होते हैं, वो लोग क्या हो जाते हैं, अमीर हो जाते हैं। मैंने आपको फिर बताया, इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बताया, और कोई भी कंट्री आप ले लीजिए, कुछ लोग बहुत अमीर रहेंगे और बाकी जो मेजोरिटी ऑफ पीपल जो है वो, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, मिनिमम वेज नहीं है, सिक्योरिटी नहीं है, कुछ नहीं है। और जो बहुत सारे जो लोग, कुछ लोग जो है उनके पास बहुत ज़्यादा जो है वेल्थ एक्यूमुलेशन हो चुका है, और बाकी सब लोगों को वो लोग एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो एक तरीके से जो है आपको देखने को मिलता है कि जो पुअर लोग हैं उनका डबल एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है।
और यही चीज़ पे जो है एम्फसाइज़ करते हैं वॉलरस्टीन, और बताते हैं कि हमें जो है ये जो रिलेशनशिप है इसे हमेशा स्टडी करते रहना चाहिए और वर्ल्ड कैपिटल सिस्टम को हमें स्टडी करते रहना चाहिए, ताकि हम समझ सकें कि किस तरीके का डेवलपमेंट जो है वर्ल्ड में हो रहा है। तो आई होप आपको जो है ये चीज़ क्लियर है, और साथ-साथ हमें ये भी समझना चाहिए कि किस तरीके की इकोनॉमिक एंड सोशल इनइक्वालिटीज़ जो है एग्ज़िस्ट करती है। तो बेसिकली जो मासेस है वो क्या है, पुअर रह रहे हैं, और जो माइनॉरिटी है थोड़ी बहुत कंट्री की, वो बहुत ज़्यादा अमीर होते जा रही है। ये एक तरीके का कॉन्सेप्ट है। अब देखिए मैं आपको एक बार फिर स्टार्टिंग में लेकर आई हूँ। तो मार्क्सिस्ट अप्रोच में हम ये समझ रहे थे कि वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी आती है, ग्रामेसिज्म आता है, क्रिटिकल थ्योरी आती है, नियो मार्क्सिज्म आता है। तो हम वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी समझ चुके हैं, और ये वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी किसने दी है आपको, वॉलरस्टीन ने दी है। तो ये हम समझ चुके हैं। अब हमें ग्रामेसिज्म और क्रिटिकल थ्योरी और नियो मार्क्सिज्म समझना है। तो ग्रामेसिज्म से शुरुआत करते हैं। तो एंटोनियो ग्राम्स्की का जो आइडिया है, ये मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में भी समझाया था। इनका आइडिया है डोमिनेंस का आइडिया है, मतलब इनका आइडिया क्या है कि हेजेमनी विदाउट डोमिनेंस। ठीक है, एक बहुत अच्छा आइडिया है हेजेमनी इंस्टेड ऑफ डोमिनेंस। मतलब एक सोशल कल्चरल डोमिनेंस की यहाँ पर बात होती है। अगर आप इसको ध्यान से समझ गए तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो देखिए हेजेमनी, जैसे कि आज हम देखते हैं यूएस की हेजेमनी है। ठीक है, हेजेमनी है, हम ये कह रहे हैं। तो यूएस की हेजेमनी है, और ये बहुत सारे टर्म्स में है, सिर्फ इकोनॉमिक टर्म्स में नहीं है, सोशल टर्म्स में है, कल्चरल टर्म्स में है। आजकल हम वेस्टर्न कपड़े पहनते हैं, मैकडोनल्डाइजेशन हो रहा है वर्ल्ड का, हमें जो है वेस्टर्न चीज़ें अच्छी लगती है। हम जो है कहीं ना कहीं देखेंगे आपकी कल्चर जो है हमारा, जो बर्थडे सेलिब्रेशन, मदर्स डे, फादर्स डे, टीचर्स डे, दिस ऑल द थिंग्स, जो है हम जो भी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें हम किससे ले रहे हैं, वेस्टर्न कल्चर से ले रहे हैं। हम पर जो है हम देखेंगे, अगर आप इन नंबर्स देखें, तो इन नंबर्स हमारी इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 140 करोड़ है। ठीक है, हमारी इंडिया की साइज कितनी है, और यूएस को कभी आप देखिए। तो हमारा क्योंकि मेजोरिटी है वर्ल्ड में, अगर आप देखें तो हमारा जो है कल्चर का इम्पैक्ट पूरे वर्ल्ड पे होना चाहिए। बट हो रहा क्या है कि हम जो है यूरोपियन कंट्रीज और स्पेशली जो है पैन अमेरिका कंट्रीज जो है उनसे जो है कहीं ना कहीं अपना जो है कल्चर जो है डिराइव कर रहे हैं, यानी वेस्टर्न कल्चर को जो है हम डिराइव कर रहे हैं। तो ये एक सीरियस चैलेंज जो है हो चुका है पूरे वर्ल्ड के लिए। तो ये जो है इसी को हम क्या स्टडी करते हैं, इन द कॉन्सेप्ट ऑफ हेजेमनी। तो हेजेमनी मतलब ये होती है, आगे चल के समझेंगे, इसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वो भी हम समझेंगे कि किस तरीके से ये एग्जिस्ट करती है। तो एंटोनियो ग्रामस्की एक इटालियन मार्क्सिस्ट स्कॉलर है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। दूसरी चीज वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, वो एक बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट बताते हैं कि क्यों यूरोपियन कंट्रीज के अंदर, वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आप देखेंगे रिवॉल्ट नहीं होते। क्यों रिवॉल्ट वहां पर नहीं हो रहे हैं, क्योंकि वहां पर उन लोगों ने एक तरीके का हेजेमनी बनाकर रख दिया है। और फिर वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए दो तरीके की चीजें बताते हैं। वो एक मैकेवेली का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, मैकेवेली बताते हैं कि जो एक पर्टिकुलरली एक पॉलिटिकल सेंस में जो पावर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, मैं आपको ध्यान से समझा रही हूँ, ध्यान से समझना। पावर का कॉन्सेप्ट, अगर आपने पावर का स्ट्रक्चर पढ़ा है सेमेस्टर 1 में, तो वहां पर हमने समझा था कि पावर जो है किस तरीके से एग्जिस्ट होता है। देयर आर डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ पावर, और एंटोनियो ग्रामस्की का ये जो आइडिया है, ये भी जो है कहीं ना कहीं पावर के कॉन्सेप्ट में आता है। तो पावर दो तरीके से एग्जिस्ट करती है। ठीक है, एक होता है अकॉर्डिंग टू ग्रामस्की, तो पावर दो तरीके से एग्जिस्ट करती है, एक स्ट्रक्चर ऑफ डोमिनेशन और एक स्ट्रक्चर ऑफ हेजेमनी। ठीक है, जिसको मैकेवली क्या बताते हैं, मैकेवली बताते हैं हाफ बीस्ट एंड मैन। ठीक है, तो बेसिकली कहीं पर आपको कोर्जन की जरूरत पड़ेगी, यानी बीच की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको जो है कंट्रोल करेगा स्टेट पनिशमेंट से, कहीं ना कहीं ये हो गया। और दूसरा जो है आपके माइंड्स को कंट्रोल करेगा, यानी आइडियोलॉजिकल डोमिनेशन। आपको पता भी नहीं चलेगा, मास मीडिया के थ्रू और बाकी सारी चीज़ों के थ्रू आप कंट्रोल हो जाओगे, और आपको जो है पता भी नहीं चलेगा कि आप कंट्रोल हो रहे हो। तो दिस इज वन ऑफ द सिस्टम। तो ये आपको जो है समझ में आ जाना चाहिए कि मैकेवली का क्या ओपिनियन है ऑफ पावर। तो वो यही बताते हैं कि बेसिकली कहीं ना कहीं जो है दो तरीके से जो है कैपिटलिस्ट अपनी हेजेमनी को बनाए रखते हैं। एक स्ट्रक्चर ऑफ कोर्जन, मैंने अभी आपको बताया, और स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी। तो स्ट्रक्चर ऑफ कोर्जन मतलब ऑफ कोर्स ही बात है, एक अथॉरिटी है जहाँ पर मिलिट्री है, पुलिस फोर्स है, स्टेट है। ठीक है, तो बेसिकली अगर पनिशमेंट की जरूरत पड़ी तो पनिशमेंट तो देंगे, तो ये तो आपके समझ में आता है। लेकिन जो लेजिटिमेसी का स्ट्रक्चर है, ये थोड़ा सा आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। तो देखिए हर एक स्ट्रक्चर, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो चर्च हो, चाहे फैमिली हो, चाहे रिलीजन हो, हर चीज को जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है, ये सब भी स्ट्रक्चर्स ऑफ लेजिटिमेसी होते हैं। मतलब ये है कि ग्राम्स्की बताते हैं कि कहीं ना कहीं कंसेंट लेने के लिए, लोगों से
कंसर्न लेने के लिए। जैसे कि आपको क्या करा जाता है, आप इंडिया में पैदा हुए, ठीक है, तो आपको, आप जब स्कूल जाएंगे आपको जो है जन गण मन, आपको नेशनल सॉन्ग, नेशनल एंथम जो है आप गाओगे। उसके बाद आप जो है क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं प्लेज करेंगे दैट इंडिया इज़ माई कंट्री। और ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिलता है कि पर्टिकुलरली इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया आपको जो है लेजिटिमाइज करवाया जाएगा कि आप जो है इंडिया की जो अथॉरिटी है उसको सुप्रीम माने, और आप कहीं ना कहीं जो है अपने आप को जो है कहीं ना कहीं इसको सबमिट करते हैं। तो ये आपके ऊपर एक तरीके से प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन के थ्रू करवाया जाएगा, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा। वैसे ही रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे के दिन आपको जो है कहीं ना कहीं नेशनलिस्ट चीज़ें बताई जाएगी। मतलब आपको जो है ओरिएंट किस तरीके से करा जाएगा कि आप नेशनलिस्ट बने, और कहीं ना कहीं जो है देश के लिए जो है आप कहीं ना कहीं जो आपकी भावना है वो इस तरीके से हो। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? अभी प्रॉब्लम क्या है? इसका प्रॉब्लम कुछ नहीं है, इसमें प्रॉब्लम बस ये है कि आपको कहीं ना कहीं जो है ना, आपको ऐसा लग रहा है कि चलो हाँ ये तो मेरा फीलिंग है, लेकिन ये आपकी फीलिंग नहीं है, ये आपके अंदर लाई गई है। एक तरीके से देखा जाए तो ये मैनिपुलेशन है, एक तरीके से देखा जाए तो ये सोशलाइजेशन है। ठीक है, तो ये आपका जो है माइंड का मैनिपुलेशन किया गया है, आपके माइंड को जो है कहीं ना कहीं इस तरीके से क्रिएट किया गया है, ठीक है, कि आप जो है इस स्ट्रक्चर पे जो है बिलीव करें। तो यही ग्रामस्की जो है इस आइडिया को बताते हैं थ्रू द स्ट्रक्चर ऑफ लेजिटिमेसी एंड स्ट्रक्चर ऑफ कोर्शन। उसके बाद ग्रामस्की जो है ग्लोबलाइजेशन को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ऑफ कोर्स ही बात है, जो मार्क्सिस्ट स्कॉलर्स होते हैं वो कैपिटलिस्ट सिस्टम को भी क्रिटिसाइज करते हैं, एलपीजी को भी क्रिटिसाइज करते हैं। ग्लोबलाइजेशन से आपको पता है जो फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज है उनका ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है, और जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है उनका बेनिफिट नहीं हो रहा है। और मैंने आपको अभी जो बताया, जिसको आप कोर कंट्रीज कहो, आप उसको डेवलप कंट्रीज कहो, आप उसे ग्लोबल नॉर्थ कहो, वो सारी कंट्रीज का क्या हो रहा है, फ़ायदा हो रहा है। मैं आपको लिख देती हूँ। देखिए मीनिंग वही है, बस जो है क्या कहते हैं उसका जो है अलग अलग टाइम पे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में जो है उसका यूज होगा। तो आप उसको कोर कंट्रीज कहो, ठीक है, या फिर आप उसको ग्लोबल नॉर्थ कहो, ठीक है, या फिर आप उसको जो है डेवलप कंट्रीज कहो, या फिर आप उसको जो है फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज कहो। सब नाम अलग अलग है लेकिन चीज़ें वही है। और वैसे ही जो है आप देखेंगे कि इन द टर्म्स ऑफ आप देखेंगे सेमी पेरिफेरी कहो आप, ठीक है, ग्लोबल साउथ कहो, डेवलपिंग कंट्रीज कहो, सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज कहो, तो ये सारी चीज़ें जो है आपको देखने को मिल जाती है। तो सेकेंड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज का यहाँ पर सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा है, इसलिए ग्लोबलाइजेशन को इसे वो क्रिटिसाइज करते हैं। अब ये हमने ग्रामेसिज्म समझ लिया, मैंने आपको ऊपर फिर वापस लेकर जा रही हूँ ताकि आपको रिमाइंड होते रहे कि हम पढ़ क्या रहे हैं। कभी कभी हम भूल जाते हैं कि हम पढ़ ही क्या रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने देखा कि मार्क्सिस्ट अप्रोच के अंदर 4 अप्रोचेस हैं। 4 अप्रोचेस में वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी जो कि हमने पढ़ ली, वॉलरस्टीन की, ग्रामेसिज्म का आइडिया पढ़ लिया, अब क्रिटिकल थ्योरी हम समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं। तो क्रिटिकल थ्योरी का जो वर्क है ये इमर्ज होता है बेसिकली फ्रॉम द वर्क ऑफ कांट। इमैनुअल कांट की बात हो रही है, हैगल, फ्रेडरिक हैगल, उसके बाद हम बात करेंगे मार्क्स, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों के वर्क से जो है इनका जो है बेसिकली ये जो है निकल कर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं कि क्या क्या हिस्टोरिकल चेंजेस हुए, और क्या मतलब आज के टाइम पे हम ऐसा सोच रहे हैं ना, हमारा इन जनरल कंसेप्शन क्या है कि हम जो है डेवलप कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जो है डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं ना कहीं कैपिटलिस्ट सिस्टम है, और हमारा जो है सबका प्रगति हो रही है, हम लोग जो है और ज़्यादा जो है प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये हमारा जो है कहीं ना कहीं कॉन्सेप्शन है। तो यही कॉन्सेप्शन को वो चैलेंज करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या ऐसा है भी या नहीं है। तो बेसिकली वो बहुत सारे इश्यूज को स्टडी करते हैं, फैमिली, नॉलेज प्रोडक्शन, कल्चर, ब्यूरोक्रेसी, ये सारी चीज़ों को वो समझते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया कि मीडिया और कल्चर, देखिए आपके माइंड पे जो है ना, आपको जो चीज़ इमेज पोर्ट्रे करी जाएगी वही इमेज जो है आपको कहीं ना कहीं जो है दिखेगी, और वही इमेज जो है आप मानोगे, और आपको लगेगा कि यही सच है, और आपको लगेगा यही सच है, बट वो सच नहीं रहेगा। तो कभी भी सच की जो है आपको जो है क्या करना होगा, प्रॉपर जो है इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में आती है, जो होती है, अक्सर जो है मीडिया ड्राइवन होता है बाय पॉलिटिकल एस्पिरेशंस, कभी रिलीजियस एस्पिरेशन, कभी कम्युनल एस्पिरेशन, क्योंकि कम्युनल एस्पिरेशन कहीं ना कहीं जगाने से उनकी जो है आपको देखेंगे टीआरपी बढ़ जाती है, इसलिए जो न्यूज़ चैनल्स है वो ऐसा करते हैं अक्सर। तो आपको एज एन एजुकेटेड पर्सन क्या ज़रूरत है, ये समझने की ज़रूरत है कि आप पे जो है मीडिया और कल्चर किस तरीके से एक्ट कर रहा है सोसाइटी का। जब आप उसे समझ जाएंगे तब आप उसको जो है अलग करके जो है काम कर पाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी
क्रिटिकल थ्योरी का बेसिकली हम देखेंगे कि इम्फसाइज किस पे है, तो इम्फसाइज इस पे ही है कि जितनी भी ये सब चीज़ें हैं ना, ये सब चीज़ें जो है कि किस तरीके से फैमिली वर्क कर रही है, कल्चर वर्क कर रही है, ये सब सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं। ठीक है, सुपर स्ट्रक्चर्स होते हैं और ये सुपर स्ट्रक्चर्स पे ही जो है काम हो रहा है। बेस स्ट्रक्चर क्या होता है हमारा, इकोनॉमी। तो इकोनॉमी के अलावा जो सुपर स्ट्रक्चर्स पे काम करने वाले जितने भी क्रिटिकल थ्योरिस्ट हैं उन्हें हम क्रिटिकल थ्योरिस्ट कहते हैं। तो देखिए इसके अंदर एक जो बेस सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मार्क्स का कहना ये था कि आपको पता है कि मार्क्स का कहना ये था कि कैपिटलिस्ट जो सिस्टम है उससे क्या होगा, रिवॉल्ट होगा। रिवॉल्ट होने के बाद क्या होगा, स्टैब्लिशमेंट ऑफ मतलब प्रोलिटेरिएट गवर्नमेंट। उसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है कि एक तरीके से जो उनकी पूरी प्रोसेस थी, आपने मार्क्सिज्म पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया भी है चैप्टर के कि पहले सोशलिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश होगी फिर कम्युनिस्ट सोसाइटी स्टैब्लिश होगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं एक्सेप्ट फॉर द केस ऑफ यूएसएसआर, ऐसा कहीं भी नहीं हुआ। ठीक है, मतलब वहाँ पर प्रोलिटेरियट रिवॉल्यूशन हुआ बट बाकी जगह मतलब कम्युनिस्ट सोसाइटी तो स्टैब्लिश नहीं हो पाई, ट्रू कम्युनिस्ट सोसाइटी नहीं स्टैब्लिश हो पाई जैसे ही मार्क्स चाहते थे। बट हाँ, थोड़ा नियर टू कम्युनिस्ट सोसाइटी जो है स्टैब्लिश होती है। उसके बाद हम समझेंगे कि किस तरीके के आप देखते हैं पर्टिकुलरली कि एक जो मार्क्स का ड्रीम था वो बाकी कंट्रीज में तो पूरा हुआ नहीं, हर जगह कैपिटलिज्म फैल गया है। तो ऐसा क्यों है, ऐसा इस वजह से है बिकॉज क्रिटिकल थ्योरीज इसका एक्सप्लेनेशन इस तरीके से देते हैं कि इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर्स। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कहीं ना कहीं जो आपको फोर्स कर रहे हैं कि आप जो है कहीं ना कहीं इमेंसिपेट नहीं कर सकते, मतलब वर्कर्स ने अपने आप को इस सिस्टम में जो है ढाल लिया है और इसी वजह से जो है वर्कर्स जो है कॉन्शियसनेस उसके अंदर नहीं आ रही है और इसी वजह से जो है कहीं ना कहीं वो मतलब कहीं ना कहीं रिवॉल्ट नहीं कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि क्रिटिकल थ्योरी जो थी 20th सेंचुरी में वो उन लोगों के साथ कनेक्टेड थी जैसे कि फ्रैंकफर्ट स्कूल, मार्क्स हॉर्खहाइमर, थियोडोरो एडोर्नो, हर्बर्ट मार्क्यूजे। ये सब लोग जो है 20th सेंचुरी में क्रिटिकल थ्योरीज थे। ठीक है, और इसलिए उन्होंने इनका जो बिलीफ था, इनका बिलीफ ये था कि कहीं ना कहीं आपको जो है उनका बिलीफ ये था कि सोसाइटी को अगर आपको डेवलप करना है तो सोसाइटी को आपको डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसके नेचर के साथ चलना पड़ेगा। तो ये फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्या थे, फ्रैंकफर्ट फर्स्ट जनरेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज थे। सेकंड जनरेशन ऑफ क्रिटिकल थ्योरीज आते हैं जर्गन हाबरमास। वो बताते हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, डेमोक्रेसी लानी पड़ेगी, रेडिकल डेमोक्रेसी, और साथ साथ आपको कहीं ना कहीं इम्प्रूव मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मतलब एक तरीके से ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए पॉलिटिकल सिस्टम में, वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है कि एक कैनेडियन स्कॉलर है रॉबर्ट कॉक्स। वो बताते हैं कि उनकी बुक लिखते हैं वो सोशल फोर्सेस स्टेट एंड वर्ल्ड ऑर्डर बियॉन्ड इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी। तो उसमें वो क्या बताते हैं, वो बताते हैं कि हर थ्योरी जो बनाई जाती है ना किसी के लिए बनाई जाती है और कुछ पर्पस के लिए बनाई जाती है। मतलब ऑफ कोर्स ही बात है कि न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है। देखिए आपको पता है कि आप अगर कोई थ्योरी लिखेंगे तो आपके मन में कोई ना कोई बायसनेस होगी कि आप ये थ्योरी क्यों लिख रहे हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस जो है ये न्यूट्रल प्रोसेस नहीं है। और वो ये बिलीव करते हैं कहीं ना कहीं कि दो तरीके की थ्योरीज होती है, एक होती है ट्रेडिशनल थ्योरीज और एक होती है क्रिटिकल थ्योरी। तो क्रिटिकल आपको पता है, ट्रेडिशनल थ्योरीज आपने जितनी भी पढ़ी है जैसे कि लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, ठीक है, तो ये सारी थ्योरीज जो होती है कहीं ना कहीं ट्रेडिशनल थ्योरी होती है जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है। मतलब आज का जो वर्ल्ड का सिस्टम स्टैब्लिश्ड है वो किस पे बेस्ड है, न्यू लिबरलिज्म, न्यू रियलिज्म, इस पे स्टैब्लिश्ड है। और जो हमारी क्रिटिकल थ्योरीज होती है ये किस चीज़ के लिए होती है, ये इनको क्रिटिसाइज करती है। मतलब ये खुद का तो कोई वर्ल्ड का स्ट्रक्चर नहीं देती, जैसे कि मार्क्स जो है खुद का मतलब वर्ल्ड का स्ट्रक्चर नहीं दे पा रहे इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। लेकिन हाँ, ये सारी थ्योरीज क्या काम करती है, ये सारी थ्योरीज ये काम करती है कि ये जो है ट्रेडिशनल थ्योरीज को क्रिटिसाइज करती है। तो आई होप आपको यहाँ पर जो है चीज़ें क्लियर हो गई होगी। और रॉबर्ट कॉक्स ये भी बताते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की जो हेजेमनी बनी हुई है, ठीक है, ये जो हेजेमनी बनी हुई है जिसको एंटोनियो ग्राम्स्की क्या कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे। वो ये कहते हैं, इसकी तारीफ करते हैं क्योंकि हेजेमनी जब बनी हुई है, आपको जो है एक हेजेमनी, जैसे कि आज पूरे वर्ल्ड में, पहले के टाइम पे ऐसा नहीं होता था ना कि बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ये सब जो है वेस्टर्न सिस्टम है। मतलब ये कि पहले एजुकेशन होती थी बट उसका सिस्टम, मोड ऑफ सिस्टम जो है अलग होता था। आज के टाइम पे जो है एजुकेशन का सिस्टम जो है अलग हो चुका है। तो कहने का मतलब ये है कि रॉबर्ट कॉक्स कहते हैं कि इस तरीके की जो हेजेमनी बनी हुई है ये कहीं ना कहीं एक तरीके का पॉजिटिव वे में आप देखें तो इसको, इससे कहीं ना कहीं एक तरीके की स्टेबिलिटी मेंटेन रहेगी इंटरनेशनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे भी।
उसके बाद आता है चौथा और लास्ट अप्रोच जो हमारा है वो है न्यू मार्क्सिज्म। तो न्यू मार्क्सिज्म का जो इमर्जेंस होता है ये बेसिकली दो पर्टिकुलर लोगों से कनेक्टेड है। वो है एक तो जस्टिन रोजनबर्ग और एक बिल वॉरेन। तो ये दोनों बताते हैं कि जो मार्क्सिस्ट के जो बेसिक टेनेंट्स थे उसको कहीं ना कहीं निग्लेक्ट कर दिया गया है, और न्यू मतलब जो सब्सिक्वेंट जनरेशन आए उन्होंने उस पर ध्यान ही नहीं दिया है। तो कहीं ना कहीं वो बताते हैं कि मार्क्सिज्म का प्रॉपरली वो बताते हैं कि किस तरीके से जो है आपको चीज़ें जो है आपको बतानी है कि किस तरीके से जो है मार्क्सिस्ट के आइडियाज़ को आप इंटरनेशनल रिलेशंस में एप्लीकेबल कर सकते हैं। तो इसमें बेसिकली वो क्या बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ पर जो है बिल वॉरेन जो है एक तरीके की बुक लिखते हैं इम्पेरियलिज्म पायनियर ऑफ कैपिटलिज्म। उसमें वो लेनिन का आइडिया रिजेक्ट करते हैं। लेनिन क्या बताते हैं आपको पता है ना, व्लादिमीर लेनिन, वो बताते हैं ना कि इम्पेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज है ऑफ कैपिटलिज्म। बट वो उस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो कहते हैं कि इम्पेरियलिज्म हाईएस्ट स्टेज नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो कैपिटलिज्म के आने की वजह से आप देखेंगे इम्पेरियलिज्म जो है, इम्पेरियलिज्म क्या है, पायनियर है ऑफ कैपिटलिज्म रेदर देन इट्स हाईएस्ट स्टेज। मतलब ये है कि इम्पेरियलिज्म जो है उसके वजह से जो है कैपिटलिज्म आया। जैसे कि फॉर एग्जांपल बाकी सारी कंट्रीज़ में जो है प्रोडक्शन सिस्टम जो है बढ़ने लग गया, और एक तरीके से इकोनॉमी जो है चेंज होने लग गई, मॉडिफाई होने लग गई। तो फ्यूचर वाली जनरेशन्स ने क्या किया, इंडिया ने भी क्या किया, कैपिटलिस्ट सिस्टम को अडॉप्ट किया, बिकॉज इट वाज अ कॉलोनी ऑफ यूके। दूसरे एक मार्क्सिस्ट स्कॉलर थे जस्टिन रोजनबर्ग। वो एक और जो है वर्क लिखते हैं जिसमें वो इंटरनेशनल रिलेशन में रियलिज्म को जो है क्रिटिक करते हैं। ठीक है, रियलिज्म मैंने आपको थ्योरी पहले समझा चुकी हूँ। तो रियलिज्म का क्रिटिक वो करते हैं। वो बोलते हैं कि जो रियलिज्म में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलता है कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की वहाँ पर कॉपरेशन की बात नहीं होती है। तो बेसिकली जो डोमेस्टिक डोमेस्टिक टर्म्स में जो चीज़ें कॉमन है बिटवीन इंटरनेशनल टर्म्स, वहाँ पर कोई भी तरीके की इंटरेक्शन की बात नहीं की जाती है। तो इस पे वो चैलेंज करते हैं। फिर वो बताते हैं कि इसका हिस्टोरिकल नेचर, मतलब ये हिस्टोरिकल नहीं है। जैसे कि लोग सोचते हैं कि रियलिज्म जो है हिस्टोरिकल है, मतलब हमेशा से चला आ रहा है कि एम्पायर थे, एम्पायर बढ़ने लग गए। तो ये हिस्टोरिकल नेचर नहीं है, उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और बेसिकली वो बताते हैं कि किस तरीके से अगर ये बैलेंस ऑफ पावर में मेंटेन करने लग गए हम, तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। तो बैलेंस ऑफ पावर मैंने आपको बताया था क्या, कि कंट्री ए है और कंट्री बी है, दोनों जो है एट द इंटरनेशनल लेवल पावर के लिए स्ट्रगल करेंगे। ये जो है बैलेंस ऑफ पावर है। तो देखिए मार्क्सिस्ट थ्योरी क्योंकि अपने आप में क्रिटिकल थ्योरी है, तो उसके अंदर सब चीज़ों को क्रिटिसाइज किया जाएगा। तो बेसिकली कैपिटलिज्म का तो क्रिटिक होगा ही, साथ में जो है रियलिज्म का भी क्रिटिक है। और रोजनबर्ग बता रहे हैं कि जो ये पूरा का पूरा एनार्की आई है। एनार्की मैंने आपको कहा कि इंटरनेशनल लेवल पे क्या होता है, एनार्की होती है। एनार्की इसलिए होती है इंटरनेशनल लेवल पे बिकॉज देयर इज नो सुप्रीम अथॉरिटी। ठीक है, जिस इंडिया को जो करना है वो करेगा, यूएस को जो करना है वो करेगा, सब पे जो है एनार्की है। देयर इज एन एनार्की इंटरनेशनल लेवल। तो हम वही देखेंगे कि जब एनआरकी एग्जिस्ट करती है तो इसको जो है हमें चैलेंज करने के लिए हम क्या देखेंगे, ये जो है पर्टिकुलरली किसका प्रोडक्ट है, वो कहते हैं इट इज ड्यू टू कैपिटलिज्म। तो कहने का मतलब ये है कि रोजनबर्ग जो है बेसिकली क्रिटिसिज्म पेश करते हैं इन द टर्म्स ऑफ रियलिस्ट थ्योरी। चाहे वो रियलिस्ट थ्योरी हो चाहे कैपिटलिस्ट थ्योरी हो, दोनों का जो है क्रिटिसिज्म जो है रोजनबर्ग प्रोवाइड करते हैं बिकॉज ही इज अ मार्क्सिस्ट स्कॉलर। आई होप आपको यहाँ तक की चीज़ें जो है क्लियर हो गई होगी, और जो है आपको जो है ये चैप्टर का जो है क्रक्स जो है वो समझ में आ गया होगा। अब हम आ चुके हैं हमारे कंक्लूजन के ऊपर। तो कंक्लूजन में हम समझते हैं कि मार्क्सिज्म से हम पढ़ने से हमारे क्या फ़ायदा। मार्क्सिज्म पढ़ने से हमें एक तरीके से क्रिटिक मिलता है रियलिज्म का, लिबरलिज्म का, ताकि जो है हम समझ सके कि किस तरीके से जो है इंटरनेशनल रिलेशंस के दूसरे भी एस्पेक्ट्स हैं अपार्ट फ्रॉम लिबरलिज्म एंड रियलिज्म। तो एक बहुत अच्छा जो है हमें कहीं ना कहीं मार्क्सिज्म जो है एक तरीके से जो है हमें इसके ऊपर फोकस करवाता है। दूसरा जो वर्ल्ड की जो इनक्वालिटीज़ है उस पर भी जो है हमारा फोकस जाता है कि कोई कंट्रीज़ जो है वो क्या हो रही है, कहीं न कहीं जो है इंक्रीज़ हो रही है उनकी वेल्थ, और कुछ कंट्रीज़ की वेल्थ जो है डिक्रीज़ हो रही है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ है हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में। और ग्रामेस्की जो है जो कॉन्सेप्ट देता है, कॉन्सेप्ट देते हैं जो बहुत बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट जो मैंने आपको बताया हेजेमनी का कॉन्सेप्ट देते हैं, वो जो है पर्टिकुलरली आपको देखने को मिलता है कि कल्चरल टर्म्स में भी जो है डोमिनेंस के बारे में दर्शाता है। लेकिन मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है अभी भी जो है और ज़्यादा डेवलप होने के लिए बचा है, बिकॉज़ ये अभी तक एक इस तरीके से क्रिटिकल थ्योरी बनी है। आई होप यहाँ तक कि आपको चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब हम प्रैक्टिस
फर्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा ये है, इमैनुअल वॉलरस्टीन के बारे में जो है आपको जो है ऐसे लिखना है। तो इमैनुअल वॉलरस्टीन के बारे में मैंने पूरा वर्ल्ड सिस्टम जो उनका समझाया था, ये आपको पूरी चीज़ जो है आपको वर्ल्ड सिस्टम की वहाँ पर जो है मेंशन करनी है कि इसके अंदर कोर सिस्टम, पेरिफेरी, आप डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं और उसके बाद जो है कोर कंट्रीज किस तरीके से बेनिफिट होती है, पेरिफेरी के बारे में लिख सकते हैं। और शॉर्ट ऐसे आपको लिखना है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑन आईआर के बारे में। क्या लिखना है? शॉर्ट ऐसे लिखना है मार्क्सिस्ट थ्योरी ऑन आईआर के बारे में। तो ये अभी मैंने आपको जो थ्योरी समझा है, जिसके 4 क्रिटिक्स मतलब 4 अप्रोचेस थे, जिसमें क्रिटिकल थ्योरी भी थी एंड ग्रामिस्की का भी आइडिया था, वॉलरस्टीन का भी आइडिया था। ये पूरा आपको जो आईआर की जो थ्योरी है इसको सम अप करके, ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है लेकिन आपको यहाँ पर इसको लिखना है। तो आई होप आपको ये चैप्टर क्लियर हो गया हो। कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप करके बताइए, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।